Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. राधे राधे. जय श्री राधे. तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कुछ रूपांतरण की, कुछ खास रूपांतरण की, जिसमें था कि अगर रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, इनके रूपांतरण है ना. एक दो तो ये थे कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि कैसे इनका रूपांतरण एक सर्कल के अंदर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा किया जा सकता है. और वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कौन? जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0. ये जो चार पार्ट है, और एक सर्कल को सर्कल में सर्कल में ट्रांसफॉर्म करने वाला द्विरेखीय रूपांतरण कौन सा होगा? ये सवाल पेपर में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और पेपर में अब आजकल पूछे भी जा रहे हैं. तो इनके बारे में एक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ एक दो सवाल बाकी है, थोड़ा सा उन पे बात कर लेते हैं. कल जो हमने सवाल किए थे उसमें एक दो सवाल बाकी है, एक उन दो पे बात कर लेते हैं. ठीक है, आ जाओ. कल हमने लास्ट कर लिए थे 103, कर लिए थे 104. आज हमारी ये जो क्लास है ये कॉम्प्लेक्स की लास्ट क्लास होगी, ये अंतिम क्लास रहेगी, है ना. उसके बाद हम वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट कर देंगे. अगर फिर भी कुछ बच गया, है ना, कुछ मन में आ गया कि ये चीज और बतानी थी, तो फिर उसके लिए एक अलग से क्लास ले लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे. ठीक है ना, क्योंकि समय तो हो गया, क्योंकि 14 दिन 15 क्लास या 16वीं क्लास चल रही है ये, तो 16 क्लास चल रही है, तो कहीं तो हमें टॉपिक को छोड़ना ही होगा. ठीक है, 16 क्लास हो गई है, टॉपिक को छोड़ रहे हैं, लेकिन मन नहीं भरता. ये हमेशा ही रहता है, मन में रहता ही है कि थोड़ा सा और पढ़ ले, थोड़ा सा और पढ़ ले. लेकिन वही है, समय की समस्या है, तो छोड़ना ही होगा, तो आगे बढ़ना ही होगा. तो अगर कुछ छोटा मोटा रह गया, कुछ मुझे याद आ गया, तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा और एक्स्ट्रा क्लास में वो कवर कर लेंगे. ठीक है ना, फिर मेन क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. अगला टॉपिक हमारा होगा वेक्टर कैलकुलस. अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा वेक्टर कैलकुलस. ठीक है, आ जाओ. अब चलते हैं हमारे रूपांतर पे. इस वर्त को हमें रूपांतरित करना है. वेक्टर कैलकुलस, सदिश कलन स्टार्ट करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0. तो ये हमारा हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड का स्क्वायर माइनस 4. एक्स को हम लिख सकते हैं जेड प्लस जेड का स्क्वायर बटा 2. इसको जेड में लिख लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए. मैंने सवाल को जेड में लिख लिया, है ना. सवाल को जेड में लिख लिया, फिर जेड का मान यहाँ से निकाल के सीधा वहां रख दूंगा, फिर डब्ल्यू में समीकरण आ जाएगा. तो ये आसान काम कर लिया. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह तो लिख लिया जेड जेड का स्क्वायर माइनस 4. एक्स की जगह लिख लिया जेड प्लस जेड का स्क्वायर बटा 2. और सॉल्व करने पर ये मेरे पास आ जाएगा, यही सर्कल को जेड के रूप में आ जाएगा जेड जेड का स्क्वायर माइनस 2 जेड प्लस जेड का स्क्वायर बराबर 0. ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और हमारा मान निकाल लेते हैं. वज्र गुणा करने पर W गुणा Z माइनस 4 बराबर 2Z प्लस 3. ब्रैकेट खोलने पर WZ माइनस 4W बराबर 2Z प्लस 3. Z को एक तरफ कर लो. WZ माइनस 2Z बराबर
4w+3, z कॉमन, w-2, 4w+3 और z बराबर 4w+3, 4w+3 बटा w-2, ये z का मान आ गया। ये z का मान लेके सवाल में चलते हैं, z को देते हैं ये मान। तो जब हम z को ये मान देंगे तो z पे तो आ जाएगा 4w+3 बटा w-2 इंटू z का संयुग्मी कर दो, तो 4 का कोई संयुग्मी नहीं होगा, w का संयुग्मी, 3 का कुछ नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर है, w का संयुग्मी -2, क्योंकि संयुग्मी जो होता है वो सिर्फ रियल नंबरों का होता है, कॉम्प्लेक्स नंबरों का होता है या काल्पनिक नंबरों का होता है। तो कोई रियल नंबर है तो उसका संयुग्मी तो होगा नहीं, तो इसमें 4 का होगा नहीं, w का संयुग्मी बस 3 का 3 आ जाएगा, w का w संयुग्मी हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और माइनस का 2 आगे फिर से वही 4w+3 बटा w-2 प्लस 4w का संयुग्मी प्लस 3 बटा w का संयुग्मी -2 बराबर में 0। ठीक है, लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लेने पर 4w ये दोनों गुणा हो गए, -2 गुणा इनका लघुत्तम आ जाएगा w-2 और w का संयुग्मी -2, w-2 कट गया तो 4w+3 इंटू w का संयुग्मी -2 प्लस 4w का संयुग्मी प्लस 3 इंटू w-2। जो लघुत्तम है उसको उधर भेज दो, पीछा छुटाओ, बाकियों को खोलो, तो 16 w का संयुग्मी प्लस 4 × 12w प्लस 12w का संयुग्मी प्लस 9 -2 गुणा, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो 4w का संयुग्मी -8w -3w का संयुग्मी -6 माइनस प्लस 4w का संयुग्मी w का संयुग्मी 8w का संयुग्मी प्लस 3w -6। जो कट सकता है वो काटो। तो ये देखो, ये 16 w का संयुग्मी ब्रैकेट खुलेगा तो ये 4 और ये 4 8 और ये 8 दूनी 16, तो ये तो ब्रैकेट खुल के कट गया। w पे आ जाते हैं, w का हिसाब करें तो w 12 है, 12w यहाँ है, और यहाँ जब खुलेगा तो 8 ये रहा, 3 वो रहा, 8 ये प्लस का 3 तो माइनस का 5 आ गया, -5 दूनी 10 हो गया, 10 और 12 22w हो गया। चेक कर लेना एक बार, चेक कर लेना, जोड़ बाकी को। ये 12w का संयुग्मी हो गया, वो 3 हो गया और वो 8 हो गया, -5 10, ये भी 22w का संयुग्मी हो गया, ये 9 हो गया और वो 12 हो गया, 12 और 9 21। छः 12 12 दूनी 24,
24, दोबारा से 6 और 6 12, और 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 0, 22 कॉमन, ये हो गया W प्लस W का स्विंग में, प्लस 33, 11 का भाग दे सकते हो, 11 का भाग देने पर ये 2 और ये 3, और W प्लस W का स्विंग में हो गया, W हो गया U प्लस आयटा V, W का स्विंग में हो गया U माइनस आयटा V, आयटा V कट गया, 2U इंटू 2 4U हो गया, 4U प्लस 3 बराबर 0। ये वृत्त बन गया एक सरल रेखा, 4U प्लस 3। ये एक सरल रेखा बन गया, ठीक है। तो इस द्विरेखिक रूपांतर ने क्या किया, वृत्त तो लिया और बदल दिया सरल रेखा में। बस ये अच्छी बात है ना। ये एक सबसे प्यारी और सबसे अच्छी बात ये है कि होता यही है, होता यही वाला पार्ट है। ये शानदार चीज है, बढ़िया है कि भाई आप चाहे द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत अगर काम कर रहे हैं तो वो पर में हावी है, जो कहती है कि वृत्त या तो वृत्त बनेगा या सरल रेखा बनेगी, बस इस दो के अलावा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो द्विरेखिक रूपांतरण है तो ऐसा नहीं कि हर रूपांतरण में ऐसा होता नहीं, सिर्फ द्विरेखिक रूपांतरण में ऐसा होता है कि वृत्त लिया है आपने तो आपको वापस एक वृत्त मिलेगा या एक रेखा मिलेगी, ठीक है। ये तो हमारा हो ही गया। कल हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी, है ना। कल इसके लिए एक स्मार्ट ट्रिक पढ़ी थी हमने, अगर वो हम यूज करें कि भाई आपकी जो आकृति है उसके ऊपर आप एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो और खासकर ऐसा लो जो उसको संतुष्ट करता हो और सिंपल हो। सिंपल होने का मतलब जिसमें जीरो ज्यादा हो, जीरो ज्यादा होंगे तो आपको जोड़ बाकी कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ 0 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, कर रहा है 0 0 इस वृत्त को संतुष्ट कर रहा है, मतलब 0 0 इस वृत्त के ऊपर है। तो मेरा z हो गया 0 प्लस 0 आइटा यानी 0। अब z का मान 0 रख के मैं w का मान निकालूं तो w बराबर मेरा आ जाएगा 0 प्लस 3 बटा 0 माइनस 4 आ गया, यानी W बराबर आ गया मेरा माइनस का 3 बटा 4। W यानी U प्लस आइटा V, तो U प्लस आइटा V बराबर आ गया मेरा माइनस का 3 बटा 4, जिससे मेरे U का मान आ गया, U बराबर आ गया माइनस का 3 बटा 4, V बराबर 0 आ गया, है ना। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जिससे U का मान माइनस का 3 बटा 4 आ रहा है, तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। वो हमने लघुत्तम में उधर भेज दी, यहाँ पे लघुत्तम लेके लघुत्तम को बाईं तरफ भेज दिया, लघुत्तम से गुणा करने पर, तो लघुत्तम कट गया, बराबर में 0 था तो उधर उधर चला गया। तो ये आप स्मार्ट ट्रिक से छोटे तरीके से कर सकते हैं, जैसा हमने कल यूज किया था कि भाई ऐसा एक पॉइंट ले लो जो उसके ऊपर स्थित हो, उसकी रूपांतरण के अंतर्गत उसको ले जाओ, उसका W निकाल लो, W मतलब U और V निकाल लो, और फिर देख लो बाय ऑप्शन कौन सा सही है। तो इससे आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप जा सकते हैं, इतने लंबे से भी जाएंगे। ये भाई व्यापक मेन तरीका है और ये शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन 105, एक द्विरेखिक रूपांतरण में ये तीन बिंदु दिए गए हैं, z बराबर 2 आयटा और -2, और उनकी इमेजेस ये है 1 आयटा और -1। तो बताओ वो द्विरेखिक रूपांतरण कौन सा है जो ये काम कर रहा है, वो द्विरेखिक रूपांतरण कौन सा है जो ये कर रहा है। तो z का मान 2 रखने पर w का मान 1, पहले तो z का मान 2 रखने पर सबसे पहला मान कौन ऐसा है जो z बराबर 2 पर w बराबर 1 देता है, 2 पर 1 कौन दे रहा है, 2 रखने पर 1 कौन दे रहे हैं। तो बाय ऑप्शन ट्राई करें, तो पहले ऑप्शन के पास चलें, बाय ऑप्शन जा रहे हैं, ठीक है। पहले ए ऑप्शन पे ट्राई कर रहे हैं, z बराबर 2 रख के देखो इसमें क्या देता है। z बराबर 2 पे w बराबर हो जाएगा
6z प्लस 2 आइटा बटा 2 आइटा प्लस 6, ये कट गया, बराबर आ गया 1। क्या W1 आना चाहिए था? हाँ, डन, पहला तो सही हो गया। अब दूसरा और ट्राई कर लो। आइटा रखने पर आइटा आना चाहिए, दूसरे वाला ऑप्शन ए। दूसरी वैल्यू z बराबर आइटा रखने पर, ये तो सही हो गया। z बराबर आइटा रखने पर, तीन आइटा प्लस 2 आइटा, नीचे आइटा रखने पर आइटा का स्क्वायर माइनस 1, z बराबर आइटा, w बराबर आइटा, वो तो काम कर रहे हैं। अब और चेक करांगे, बस ठीक है। सही है, ठीक है। घर में अगर कप भी बाज जाओ ना, मतलब ये देखो, चाय पीने की लत या एक नशा ही है एक तरह को। अब घर में कप भी बाज जाओ नहीं, टन कप की आवाज अलग ही सुने, अच्छा कप बाज क्यों, मतलब चाय बन रही है। और चाय बन रही है तो कटे मन नहीं भूल जावे, समझ रहे हो बात नहीं, मतलब थार में से कोई का नहीं नशो है तो ठीक है, लेकिन जिका थार में से बे लोग जिका मेरी भावना ने समझ सके बात कि कप को बाजता नहीं, ऐ लगे अच्छा चाय बन रही है ना, अलग ही आवाज आवे, अलग ही कान में आवे, कान में आता नहीं सीधी, मतलब ठा पड़ जाएगी चाय बन रही है। अब चाय बन रही तो है, लेकिन माने शामिल करसी कौन करसी, नहीं पीते तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई, नशो ही है। मैं नशेड़ी, यहाँ चिंता ना करो भाई। नशो को जरूरी कौन है कि सिगरेट को वे, शराब को वे, नशो तो नशो ही है, वो चीज जो आपको खींचती है वो नशा ही है। वो चाय यारी चीज मार सके, वो चाय यार जी है टन, यहाँ कब बाज जाए बाजता नहीं, यहाँ कान खड़े हो जाएगा, मतलब चाय बन रही है, मारी बारी आओगी कौन नहीं आओगी, माने याद करियो कौन करियो, माने याद रखियो कौन रखियो, आ चिंता की बात है खाली। कब तो बजे, कब भी बजे है, काली मिर्च भी कुटी गई है। हाँ, जो पीते हैं वो तो समझ सकते हैं, जो पीते हैं वो समझ सकते हैं। हाँ, तो एक वो ट्रेंड चला ना कि भाई चाय बंद कर दो, चाय से ये साइड इफेक्ट है, ये नुकसान है। तो वह एक सोशल मीडिया पर एक चाल भी है कि और सब चीजें का मायने एक चाय जरूर आवे कि चाय बंद कर दो। पर एक्चुअली में जो चीजें आवे मैं जल्दी से विश्वास करूँ को नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो भी चीजें चलती है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसका प्रोपागेंडा बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली में वो सच है नहीं है, वो बहुत क्वेश्चनेबल है, लेकिन ज्यादातर होता है कि वो चाहते हैं। अच्छा, कॉफी को लेके इतनी परेशानी नहीं है उन लोगों को, अगर आप गौर करिए, कॉफी को लेके ज्यादा दिक्कत नहीं है उन लोगों को, उनकी दिक्कत है चाय के साथ। कॉफी के साथ ज्यादा परेशानी नहीं है उन लोगों को। क्यों भाई, कॉफी के साथ ऐसा क्यों नहीं है? नुकसान करती है तो कॉफी भी तो करती होगी, चाय अकेली करती है ना? दिक्कत चाय के साथ है, चाय कम कर दो, कॉफी आप लो। कॉफी की स्टडी होगी जिसमें आएगा कि कॉफी के कितने फायदे हैं, कॉफी के फायदे दिखाए जाएंगे। एटलीस्ट आप एक कॉफी तो पीना चाहिए आपको, दो कॉफी तो आपको पीनी चाहिए, क्योंकि ब्लड रेगुलेट रहता है, फ्लांट रेगुलेट रहता है, वो सब बताएंगे। कॉफी के बारे में ढेर सारी रिसर्च होगी जो पॉजिटिव वे में होगी, और चाय के लिए रिसर्च होगी जो नेगेटिव वे में होगी। तो अब समझ सकते हो कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है जो जानबूझ के किया जा रहा है। महाली दादी 80 साल की और मरी और लोटो भर चाय पीती। महाली दादी 80 साल की मरी, लोटो भर चाय पीती, गिलास में तो कभी चाय पीती ही को नहीं, गिलास में डाल देता तो कहता ओके दिए, भर पीती, और 80 साल की मरी, कोई बीमारी को नहीं, आपकी उम्र के सागे ही गई। कठे भी जिका नुकसान आ रही बात है, तो सब बेवकूफानी बात है। मैंने कहा ना कॉफी के फायदे हैं, आप जाके देखिए नेट पे ढेर सारी स्टडीज है जो कहती हैं कॉफी के क्या क्या फायदे हैं। हाँ, ओवर कंज्यूम मत करिए, लेकिन दो कॉफी तो पीजिए। और कल शायद आज ने टाइम में ये भी आ जाएगा कि नेस कैफे वाली जो कॉफी है वही पीजिए, ताकि आपको फायदे ज्यादा मिल सके। अच्छा, ये वाली टी खतरनाक है, ग्रीन टी फायदेमंद है। मतलब बस ये है कि आप जो कर रहे हो वो छोड़ दो,
हमारा जो प्रोडक्ट है वो ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। आ जाओ, जेड अनंत आयटा जीरो, जीरो आयटा अनंत। अब ये कौन सा रूपांतरण है जो ये भला काम कर रहा है? मैं बता रहा हूँ ये चीजें गलत है कि भाई, नुकसान तो देखो, ओवर कंज्यूम हर चीज नुकसानदायक है, वो तो कोई चाहे कुछ भी हो, वो कोई ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसके साथ ही लागू करें। तो डॉक्टर भी तो वेस्टर्न से ही पढ़ का हो ना। अच्छा, डॉक्टर के पास कोई चीज अगर डॉक्टर सही या गलत बोलता है, तो डॉक्टर तो कोई रिसर्च करता नहीं है, डॉक्टर तो कोई रिसर्च करता नहीं है, तो डॉक्टर के पास सही गलत कहाँ से आता है? तो कहेंगे रिसर्च पेपर से आता है। जो और लोग हैं वो रिसर्च करते हैं, ये रिसर्च करता कौन है? बोले अमेरिकन करते हैं, यूरोपियन करते हैं, है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड करता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जब करता है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस ट्रैक को पकड़ते हैं। जब वेस्टर्न वाले करते हैं, तो जो स्कॉलर्स है, जो रिसर्चर है, वो रिसर्च करते हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से आती है? बिना पैसे के तो रिसर्च नहीं हो सकती। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको सहजो सामान भी चाहिए होता है, लोगों की राय भी चाहिए होती है, लोगों को रिसर्च में शामिल भी करना पड़ता है, उसके लिए उनको पे भी करना पड़ता है, अच्छा खासा पे करना पड़ता है। तो इसके लिए फंडिंग कहाँ से आती है? पैसा कहाँ से आता है? पैसा कौन देता है? सरकार तो नहीं देती। तो पैसा कौन दे रहा है? तो ऑब्वियसली बात है, कंपनियां दे रही है। तो कंपनियां पैसा दे रही है, तो कंपनियां फिर क्या वो चीज बाहर आने देगी जिससे नुकसान है? क्लाइमेट चेंज पे अभी तक कंपनियों ने कभी भी ऐसी रिसर्च नहीं होने दी जो दावा ठोक दे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना? तो सोच के देखो रिसर्च क्या हो रही होगी। अभी तक एक सिंगल प्रोफाउंड टाइप की, मतलब इंपैक्टफुल रिसर्च अभी तक इन लोगों ने नहीं आने दी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो ये दावा कर दे कि सही में क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में खतरा बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, जबकि दिख रहा है। दिखने के बावजूद भी रिसर्च नहीं है। कारण फंडिंग तो वो कंपनियां ही करती होगी ना। और उन कंपनियों के खिलाफ अगर आप रिसर्च करोगे तो पैसा कहाँ से लाओगे? और पैसा नहीं लाओगे तो छपेगा क्या? तो ये भी एक तरह से ज्यादा है कि सब कुछ बाइज्ड मामला है, तो उन पे भी ज्यादा विश्वास करना खतरनाक है। इसलिए डॉक्टर भी आपका जो बोल रहा है, उसके पास भी जो तथ्य हैं वो वहां से ही आए हुए, वेस्टर्न वालों से। तो हमें पहला करना है, कौन सा ऐसा है जिसमें जेड का मान अनंत रखने पर डब्ल्यू जीरो आता हो? ये तो आसान है, 1/z होगा, या 1/2z होगा, या तो z बराबर अनंत रखने पर कौन हमें w बराबर 0 देता है? तो इस शर्त को पूरा कौन नहीं कर रहा है? जवाब है भाई सारे ही पूरे कर रहे हैं। ए भी पूरा कर रहा है, बी भी पूरा कर रहा है, सी भी पूरा कर रहा है, सब कर रहे हैं। तो ये बात तो सभी पूरी कर रहे हैं। अगली शर्त, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सब के सब संतुष्ट कर रहे हैं। डन। अब दूसरा लेते हैं, वो है z बराबर आयटा पर w बराबर आयटा। कौन है जो आयटा पे आयटा देगा? ऑप्शन ए पे आ जाओ। आयटा से ऊपर नीचे गुणा करने पर तो ये आ गया आपका माइनस आयटा। इसलिए ए तो गलत। चलते हैं बी पर। जेड बराबर आयटा रखने पर डब्ल्यू बराबर आयटा काम कर रहा है। बी डन।
तो डन, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा हो गया। अब आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जिसके ऊपर हमने पहले चर्चा की थी कि इनके रूपांतरण क्या होंगे और कैसे निकाले जाएंगे। ये बड़े ही जरूरी सवाल है, ये अच्छे सवाल है। ये एक दो सवाल मैं आपको करा के ड्राइव करके वो दिखा देता हूँ कि कैसे ये चीजें काम करती है। तो हम इसमें से कोई भी एक आकृति आप ले सकते हैं और उसका रूपांतरण हमें एक सर्कल में करना है। चाहे आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 लो, लेस देन 0 लो, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 लो या रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0 लो। बस इनको देख लेना ये कहाँ कहाँ होते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 का मतलब है इमेजिनरी पार्ट यानी y ग्रेटर देन 0, y प्लस का कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में y प्लस का होता है, तो ये क्षेत्र हो गया। ऐसे अगर आप आओ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0, तो वो कब होता है, इमेजिनरी पार्ट यानी y लेस देन 0, y माइनस का कब होता है, y नीचे की तरफ होता है, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट कौन होता है, x होता है, x प्लस का कब होता है, फर्स्ट और फोर्थ में। ऐसे ही x नेगेटिव कब होता है, सेकंड और थर्ड में। तो ये इनके क्षेत्र है। अब इन क्षेत्रों को हमें उठाना है और इन्हें एक सर्कल के अंदर पैक कर देना है, पैकेजिंग करनी है सर्कल के अंदर। तो वो कौन सा द्विरेखिक रूपांतरण होगा जो इन सारे पॉइंट्स को लेके एक सर्कल में रूपांतरित कर देगा किसी भी एक केस के लिए। हर केस के लिए अलग अलग होंगे, है ना। पहले एक केस ले लेते हैं, उसको कवर करते हैं, उसको पैक करते हैं और देखते हैं कैसे पैकिंग होती है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई भी एक हिस्सा ले लेते हैं, सपोज करते हैं यही शुरू करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कुछ इसमें बातें होंगी जिसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और हमें इसका रूपांतरण करवाना है एक सर्कल में जिसकी त्रिज्या 1 हो। इकाई त्रिज्या का वृत्त के अंदर रूपांतरण, या डिस्क बोलते हैं इसको। डिस्क वृत्त तो तब बोलते हैं जब खाली बाउंड्री हो, अंदर से खाली हो, जैसे रिंग होती है, रिंग को आप सर्कल कह सकते हैं, रिंग को आप सर्कल कह सकते हैं। लेकिन डिस्क होती है ना, जैसे थाली, प्लेट, प्लेट को आप डिस्क कहते हैं क्योंकि प्लेट में किनारे भी होते हैं और प्लेट में अंदर भी होते हैं, मतलब अंदर वाले और किनारे दोनों शामिल होते हैं। तो लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब है एक से छोटे वाले भी चल जाएंगे और एक के बराबर वाले भी। अब एक के बराबर वाले मतलब परिधि वाले, क्योंकि परिधि वाले बिंदु वो होंगे जिनकी दूरी 1 होगी, और अंदर वाले बिंदु वो होंगे जिनकी दूरी 1 से कम होगी। तो 1 से कम और 1 से बराबर वाले बिंदु चल जाएंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें रूपांतरण करवाना है और वो द्विरेखिक रूपांतरण ढूंढ के बताना है कि वो कौन है। ए जेड प्लस बी बटा सी जेड प्लस डी। हमें पता करना है कि वो द्विरेखिक रूपांतरण कौन सा है जो ये काम कर रहा है, मतलब इसे ले रहा है और इसमें रूपांतरित कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आज शुरू करते हैं। पहले इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 होता कहां पे है, तो जवाब है यहां होता है। ये है वो भाग जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और इक्वल्स टू 0 भी है। इसका मतलब ये लाइन भी शामिल है, यह लाइन भी शामिल है, और ये पूरा है चलता जाएगा, और इधर भी चलता ही जाएगा और इधर भी चलता ही जाएगा। बस ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से नीचे नहीं जाएगा, इस बाउंड्री से ऊपर चलता ही जाएगा। इसके लेफ्ट और राइट में भी चलता ही जाएगा, लेफ्ट में भी चलता ही जाएगा, राइट में भी ये चलता जाएगा, ऊपर भी ये चलता जाएगा। बस नीचे की तरफ बाउंड्री फिक्स है। अब इससे नीचे नहीं, क्योंकि इससे नीचे जाते ही y का मान माइनस का हो जाएगा, और y का मान माइनस का चल नहीं सकता क्योंकि क्षेत्र कहा गया कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का जितना क्षेत्र होगा वो सारा कवर हो गया। अब इस सब को उठाना है और एक इकाई त्रिज्या की डिस्क के अंदर ले जाके डाल देना है। ये लो वो डिस्क है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, बात को समझना पूरे को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो क्या रहा होगा कि यहाँ का हर बिंदु,
यहाँ का प्रत्येक बिंदु जो यहाँ है वो इस ट्रांसफॉर्म में जब डाला जाएगा, आप इस जेड के मान को यहाँ रखोगे और जो डब्ल्यू का मान निकालोगे वो डब्ल्यू का मान इस सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं आएगा। हर बिंदु जो क्षेत्र में है वो इस सर्कल के अंदर रूपांतरित हो जाएगा इस दूरी के रूपांतरण के अंतर्गत। जब आप z का मान उठाएंगे उस क्षेत्र का, इसमें रखेंगे, w निकालेंगे तो आपको पता चलेगा w इस सर्कल के अंदर आ रहा है, वो पॉइंट जो आ रहा है वो इस सर्कल के अंदर आएगा, यानी हर पॉइंट के साथ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो बाउंड्री है, अभी आप देखो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या कर रही है, ये क्षेत्र को बाहर के क्षेत्र से अलग कर रही है, मतलब चार दीवारी होगी अब, है ना, बाउंड्री होगी, चाहे खेत की बाउंड्री हो, जब बाउंड्री होगी ना वॉल होगी, बाउंड्री वॉल होगी। अब यहाँ पे भी थे देख सकोगी बाउंड्री वॉल है, जो सर्कल का परिधि है, सर्कल की परिधि अंदर के क्षेत्र और बाहर के क्षेत्र को अलग कर रही है, यानी ये बाउंड्री रूपांतरित होगी बाउंड्री में, यानी यहाँ का कोई भी पॉइंट, यहाँ का कोई भी पॉइंट उठ के बाउंड्री पे कहीं ना कहीं जाएगा। क्षेत्र का बिंदु अंदर जाएगा, बाउंड्री का बिंदु बाउंड्री पे जाएगा, और बाहर का बिंदु जो क्षेत्र में नहीं है, जो यहाँ पे बाहर है, तो वो वहां पे भी बाहर ही जाएगा, चाहे कहीं जाए। ये मत मानिएगा कि मुझे पता है कि कहाँ जाएगा, बस इतना पता है अंदर का बिंदु अंदर जाएगा, परिधि का बिंदु परिधि पे जाएगा और बाहर का बिंदु बाहर जाएगा, इतना कन्फर्म है। क्योंकि रूपांतरण हुआ है तो क्षेत्र का ही रूपांतरण होगा, तो क्षेत्र क्षेत्र बना होगा, बाहर का क्षेत्र बाहर का क्षेत्र बना होगा, और बाउंड्री बाउंड्री बनी होगी। ये एक सच है, इसके आधार पे हम काम करेंगे। तो ये बात क्लियर होगी, सारे जो पॉइंट है वो सारे उठ के सर्कल के अंदर चले जाएंगे, और ये जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली, ये लाइन वृत्त की परिधि बना देगी, और ये जो बाहर के बिंदु है सारे आउटर आउटसाइडर आउटसाइडर रह जाएंगे। इस तरीके से रूपांतरण होने वाला है। ठीक है। अब कुछ काम और करते हैं, पहला शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ये वो बिंदु है अल्फा, कोई बिंदु, जब यहाँ पे आप जब बिंदु रखोगे, यहां से बिंदु उठाओगे, वो अंदर जाएंगे जाएंगे, तो कोई ना कोई बिंदु, कोई ना कोई बिंदु तो ऐसा होगा ना जो उठकर सर्कल के केंद्र को भी बनाएगा, सर्कल का सेंटर भी बनाएगा, बनना ही है। सारे बिंदु उठ के अंदर जा रहे हैं, तो कोई ना कोई बिंदु तो ऐसा होगा जो उठकर केंद्र बनाएगा, होगा। मान लेते हैं एक बिंदु है ऐसा जो सेंटर बना रहा है, ये मान लीजिए वो पॉइंट है। इसने उठा के वो सेंटर पे चला गया, सर्कल का केंद्र बना दिया, ये यहां आ गया, मतलब W बराबर 0। मान लेते हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है, लेकिन इतना पता है, हमें ये नहीं पता कि वो पॉइंट है कौन, लेकिन इतना पता है कि एक पॉइंट जरूर है जो आगे जाके रूपांतरित होकर सर्कल के केंद्र पे जाके चमकेगा। यहाँ का पॉइंट होगा वहीं जाएगा, सारे वहां जा रहे हैं, तो कोई तो होगा, कोई तो होगा, एटलीस्ट एक तो होगा जो वहां जाके सेंटर के ऊपर जाके रूपांतरित होगा। तो माना Z बराबर अल्फा वो पॉइंट है जिसका रूपांतरण W बराबर 0 पे हो रहा है। एक बात, एक काम की बात हमने तैयार कर ली। नंबर दो, अगर ये जो अल्फा पॉइंट है इस क्षेत्र में है, क्षेत्र के अंदर है, इसका प्रतिलोम बिंदु क्षेत्र के बाहर होगा, इसका प्रतिलोम बिंदु क्षेत्र के बाहर होगा, और यहाँ पे क्षेत्र जो है उसकी बाउंड्री एक रेखा द्वारा तय की गई है, तो इसका प्रतिलोम रेखा के सापेक्ष निकलेगा, प्रतिलोम रेखा के सापेक्ष निकलेगा। रेखा के सापेक्ष प्रतिलोम निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि बिंदु रेखा से जितनी दूरी पर है उसका प्रतिलोम उस रेखा के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर होता है, उतनी ही दूरी पर होता है। अगर अल्फा के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक a,b है, तो x का मान a ही रहेगा, y का मान -b हो जाएगा, a -b, ये इसका प्रतिलोम हो गया, ये इसका प्रतिलोम हो गया। देखो रेखा के सापेक्ष प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, रेखा के सापेक्ष प्रतिलोम, जो बिंदु जहां पे भी है उसका प्रतिलोम जस्ट उसके अपोजिट, उस लाइन के अपोजिट एंड पे मिलेगा, उतनी ही दूरी पर मिलेगा, दूरी चेंज नहीं होगी। देखो दो प्रतिलोम होते हैं, एक होता है वर्त के सापेक्ष, एक होता है रेखा के सापेक्ष। तो हम वर्त के सापेक्ष नहीं निकाल रहे हैं, अभी रेखा के सापेक्ष निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री जो है वो रेखा है,
बाउंड्री रेखा है। अच्छा, प्रतिलोम क्यों निकाल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। पहले तो ये देख लो कि हम बात कर रहे हैं प्रतिलोम बिंदु की रेखा के सापेक्ष। तो रेखा के सापेक्ष जो प्रतिलोम बिंदु होता है वो होता है जितना बिंदु रेखा से, जो बाउंड्री है, रेखा का मतलब यहाँ बाउंड्री से, तो जो बाउंड्री है, बाउंड्री से आपका पॉइंट जितनी भी दूरी पर है उसके अपोजिट साइड में आपका प्रतिलोम बिंदु उतनी ही दूरी पे होगा। जैसे आईने में आपकी इमेज बनती है, आप जितना आईने से दूर है, आईने के अंदर भी आप उतना ही पीछे की तरफ आपकी इमेज बनती है, एग्जैक्टली वैसे ही। तो ये हो गया। तो यहाँ पे बी माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि ए तो ये, अगर इसके निर्देशांक ए कोमा बी है तो ये दूरी ए हुई और ये दूरी बी हुई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों प्लस होंगे। ये जो आएगा ये माइनस का बी क्यों आया, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आते ही बी का मान मतलब वाई का मान माइनस का हो जाता है, तो ये हो गया ए माइनस बी। तो ये बिंदु अल्फा जो था वो हमारा था ए प्लस आइटा बी, और उसका जो प्रतिलोम बिंदु आया जिसको मैं अल्फा डैश बोल देता हूं वो मेरा आया है ए माइनस आइटा बी। अल्फा डैश बोल दिया, अल्फा डैश मेरा आया है ए माइनस आइटा बी, और ए माइनस आइटा बी ए प्लस आइटा बी में संबंध है कि ये इसका संयुग्मी है। तो इसका मतलब प्रतिलोम जो है वो कुछ और नहीं बल्कि उसका संयुग्मी है। इस क्षेत्र के अंदर, इस सवाल के अंदर प्रतिलोम कुछ और नहीं बल्कि संयुग्मी ही प्रतिलोम है, संयुग्मी ही प्रतिलोम है, क्योंकि वो रेखा से ऊपर है, वो रेखा से नीचे है, बस इतना ही फर्क है। तो ये आपका प्रतिलोम हो गया। तो हम प्रतिलोम की इमेज भी बनेगी, ये प्रतिलोम ले लिया अल्फा डैश जो कि अल्फा का संयुग्मी है, इसकी इमेज। अब हमारे द्विरेखीय रूपांतरण में ये खास बात होती है कि अगर अल्फा का अब ये अल्फा का प्रतिचित्रण जहां पे भी हो रहा है तो उसके प्रतिलोम का प्रतिचित्रण उसके प्रतिलोम पे होगा। वो जो पॉइंट पे अल्फा ने जहां भी, अल्फा जो पॉइंट था, जो भी पॉइंट था, पॉइंट का प्रतिचित्रण जहां भी हुआ है उसके प्रतिलोम का प्रतिचित्रण उसके प्रतिलोम पे होगा। प्रतिलोम का प्रतिचित्रण प्रतिलोम पे होता है, बिंदु का प्रतिचित्रण बिंदु पे होता है। तो इस बिंदु का प्रतिचित्रण इस बिंदु पे अगर हुआ है तो इसके प्रतिलोम का प्रतिचित्रण इसके प्रतिलोम पे होगा, और इसका प्रतिलोम क्या होगा, जीरो का प्रतिलोम। जीरो का प्रतिलोम होगा अनंत। तो इसका जब प्रतिचित्रण करोगे इस पॉइंट का तो वो आएगा आपके पास अनंत। ये चीज एक बात और याद रखिएगा कि द्विरेखीय रूपांतरण के अंतर्गत किसी क्षेत्र का प्रतिचित्रण, किसी क्षेत्र के किसी बिंदु का प्रतिचित्रण जहां भी हो रहा होता है उस अवयव के, उस बिंदु के प्रतिलोम का प्रतिचित्रण उस बिंदु के जहां पे आपका वो पॉइंट का प्रतिचित्रण पहले हुआ था उसके प्रतिलोम पे होगा। प्रतिलोम का प्रतिचित्रण प्रतिलोम पे होता है। तो हमें एक चीज और पता चल गई, अनंत। दो पॉइंट आ गए। अभी कुछ जानकारी है जो हम इससे इकट्ठी कर रहे हैं, और जानकारी लेते हैं। अभी एक जानकारी और चाहिए जो इससे एक इकट्ठा और करेंगे, एक और, दो तो इकट्ठी होगी, एक और लेंगे। अगली जानकारी ये है कि अब जब हमें ये पता है, जब हमें ये पता है कि ये बाउंड्री, ये जो येलो लाइन दिख रही है ये सर्कल बन जाएगा, सर्कल की परिधि बन जाएगी, बन जाएगी, सर्कल की परिधि बन जाएगी, तो निश्चित तौर पर इस पीली वाली लाइन के ऊपर एक बिंदु है जिसका नाम है z बराबर 0, है ना। ये z बराबर 0 है। ये जो z बराबर 0 है, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये सर्कल की परिधि पे कहीं ना कहीं आएगा। अब ये तो नहीं बता सकता कि कहाँ आएगा, लेकिन इतना पता है कि सर्कल की परिधि पे आएगा। इतना पता है कि ये जहां भी आए आएगा सर्कल की परिधि के ऊपर ही। कहाँ आएगा मैं ये नहीं बता सकता, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना पता है कि जब ये लाइन है यही तो फोल्ड होकर सर्कल बनाएगी, यही लाइन जब फोल्ड होकर सर्कल बनाएगी तो ये पॉइंट z बराबर 0 सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं आएगा। कहाँ आएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आएगा सर्कल के ऊपर। तो जब ये सर्कल के ऊपर आएगा, जहां भी आएगा, इतना तो पता है कि निर्देशांक क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन उसकी दूरी पता है। दूरी तो 1 होगी क्योंकि त्रिज्या होगी, दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, त्रिज्या 1 होगी। तो ये जिस पॉइंट पे भी रूपांतरित होगा, एग्जैक्टली नहीं पता वो पॉइंट क्या है, लेकिन उसका परिमाण 1 होगा, उसका मापांक 1 होगा, क्योंकि वो परिधि पे होगा, और परिधि पे वही बिंदु है जिनका मापांक 1 है। तो एक बात और पता लग गई कि z बराबर 0 का रूपांतरण जिस भी पॉइंट पर होगा वो तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है उसका मापांक 1 होगा। ये तीन जानकारी हमारे पास आ गई। ये तीन जानकारियां हम इकट्ठी करेंगे। एक तो एक पॉइंट लेंगे ऐसा जिसका रूपांतरण केंद्र पे होता हो,
एक पॉइंट लेंगे जिसका रूपांतरण केंद्र पे होता हो, फिर एक उसका प्रतिलोम निकालेंगे, उसका रूपांतरण अनंत पे होता होगा। दो, एक लेंगे कि ये बाउंड्री है तो बाउंड्री पे z बराबर 0 होगा, z बराबर 0 का रूपांतरण सर्कल पे कहीं ना कहीं हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जहां भी हुआ होगा उसका मापांक 1 रहा होगा, उसका मापांक 1 रहा होगा। ठीक है, अब इन तीनों जानकारियों को सवाल के अंदर डालते हैं और रूपांतर निकालते हैं। माना कि हमारा रूपांतरण az प्लस बी बटा सी जेड प्लस डी, पहला चीज का इस्तेमाल करो। पहली चीज है हमारे पास कि z बराबर अल्फा पे w बराबर 0 आता है, इसका यूज करो। तीन चीजें हमारे पास, तीनों चीजों का बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे। w की जगह 0, जगह अल्फा, वज्र गुणा करने पर 0, माइनस अल्फा, या माइनस इधर भेज दो तो b बटा a का मान आ गया माइनस अल्फा। एक चीज हमें ये मिल गई जिसका यूज अभी थोड़ी देर में करेंगे। नंबर 2, ये हमारे पास पहली स्थिति थी जिसका इस्तेमाल हमने कर लिया। अब स्थिति नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं, जो कहता है कि z बराबर अल्फा डैश यानी अल्फा का संयुग्मी, इसका रूपांतरण w बराबर अनंत है, और अनंत का मतलब हो गया 1/0। तो w की जगह 1/0 a अल्फा का संयुग्मी प्लस b, ये इधर आ गया 0, अल्फा का संयुग्मी बराबर माइनस का d बटा सी, या d बटा सी बराबर माइनस अल्फा का संयुग्मी। ये आपका दूसरा आ गया। दो चीजें आ गई। अब इन दो चीजों से क्या बना पहले उतना निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन दो चीजों ने हमें क्या दिया और उसका यूज कैसे किया जाएगा। अभी तीसरा और है जिसका यूज करना है। ऊपर से a कॉमन निकाल लो, नीचे से c कॉमन निकाल लो। ठीक है, मान रख दो। b बटा 1 का मान है माइनस का अल्फा, d बटा सी का मान है माइनस अल्फा का संयुग्मी, माइनस अल्फा, ये हमें ये चीज प्राप्त हो गई। इतना तो प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंडीशन का यूज करते हैं। थर्ड कंडीशन है कि z बराबर 0 पर मोड w बराबर 1 होगा। z का मान 0 रख दो, z का मान 0, w का मान 1 नहीं है, w के मापांक का मान 1 है। तो फर्क है, एक तो होता है जिसकी लंबाई 1 है, एक है जिसकी लंबाई 1 है, एक है जो खुद 1 है या नहीं है। तो w बराबर z की जगह 0 प्लस b, यहाँ पे रख दो, इसमें नीचे वाले में इसमें डाल दो, w a बटा सी, z का मान 0 माइनस अल्फा बटा 0 माइनस अल्फा का संयुग्मी, माइनस माइनस कट गए, w बराबर आ गया a बटा सी इंटू अल्फा बटा अल्फा का संयुग्मी। दोनों तरफ मापांक लेने पर, दोनों तरफ मापांक लेने पर
W का मापांक 1 दिया हुआ है, ये 1 हो गया। यहाँ अलग अलग कर दिया, अल्फा का मापांक, अल्फा के संयुग्मी का मापांक, और हमें पता होता है कि अल्फा का मापांक और अल्फा के संयुग्मी का मापांक एक ही होता है। जो अल्फा का मापांक होता है वही अल्फा के संयुग्मी का मापांक होता है। तो ये कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि अल्फा का मापांक, चाहे कोई समिश्र संख्या का मापांक हो या उसके संयुग्मी का मापांक हो, वैसे तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मापांक के हिसाब से दोनों बराबर होते हैं। मापांक के लिहाज से दोनों बराबर होते हैं। किसी समिश्र संख्या का मापांक या उसके संयुग्मी का मापांक बराबर होता है, तो बराबर हो गया। तो a बटा सी एक समिश्र संख्या है, c एक समिश्र संख्या है। समिश्र संख्याओं में भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो भी समिश्र संख्या होती है। समिश्र संख्या का मापांक 1 है, यानी a बटा सी एक समिश्र संख्या है जिसका मापांक 1 है। पूर्णांक नहीं पता, मान लेते हैं इसका पूर्णांक लैम्डा है। माना, एक चीज ऐड कर लेते हैं हमारी तरफ से कि a बटा सी जो समिश्र संख्या है उसका कोणांक लैम्डा है। अब अगर आपको मापांक और कोणांक पता हो तो आपको समिश्र संख्या भी पता होती है। कोई भी समिश्र संख्या बराबर होती है उसका मापांक इंटू ई की पावर आयटा उसका कोणांक। मापांक 1 है, कोणांक लैम्डा है, या थीटा भी दे सकते थे। a बटा सी का मान आ गया ई की पावर आयटा लैम्डा, ई की पावर आयटा लैम्डा। अब ये मान यहां रख दो, फाइनल आंसर तैयार है। a बटा सी की जगह आयटा लैम्डा आ गया, ई की पावर आयटा लैम्डा आ गया, जेड माइनस अल्फा बटा जेड माइनस अल्फा का संयुग्मी ई की पावर आयटा लैम्डा। लैम्डा कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये माना हुआ है, माना हुआ है तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर ले लेना। ये बन गया रूपांतरण। इस द्विरेखिक रूपांतरण के अनुसार आपका कोई भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 का रूपांतरण एक इकाई त्रिज्या के डिस्क में हो जाएगा। मूल बिंदु पे बनने वाली इकाई त्रिज्या की डिस्क में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना ये व्यापक सूत्र है। व्यापक सूत्र का मतलब है कि आपको अल्फा तय करना पड़ेगा, आपको लैम्डा तय करना पड़ेगा। अलग अलग अल्फा और अलग अलग लैम्डा लेने पर आपको अलग अलग रूपांतरण प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ मैंने पहले कहा था हमें एग्जैक्टली नहीं पता ना कि ये वाला पॉइंट केंद्र पे आ रहा है कि वो वाला पॉइंट केंद्र पे आ रहा है। तो आप मान लीजिए आपने तय किया कि ये वाला पॉइंट आ रहा है या वो वाला, जो भी आप पॉइंट चेंज करेंगे उसके हिसाब से रूपांतरण चेंज हो जाएगा, एक अलग रूपांतरण लेकिन होगा हमेशा। बात हमने यहाँ पे ये तय किया था कि इस क्षेत्र का रूपांतरण इस डिस्क में हमें करना है, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि ये केंद्र पे आएगा या वो केंद्र पे आएगा। वो बाद में बांट लेना, वो आप लोग बाद में लड़ाई लड़ लेना। अब आज फिलहाल तक तो हमारी ये है कि जैसे ना चुनाव जीत जाओ, प्रधानमंत्री बाद में देख लेंगे या मुख्यमंत्री बाद में देख लेंगे, तो वैसे ही है कि भैया हमारा पहला उद्देश्य ये है कि ये जो क्षेत्र है ये इस डिस्क के अंदर चला जाए। अब कौन केंद्र पे जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो बाद में देख लेंगे। तो मुख्यमंत्री आप बाद में किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अब ये जब भी ऐसा रूपांतरण होगा ये आपका हमेशा उस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को ग्रेटर देन 0 को, मतलब y ग्रेटर देन 0 को हमेशा डिस्क में रूपांतरित करेगा। अल्फा कोई भी ले लो, लैम्डा कोई भी ले लो। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से ये रूपांतरण होता है, तो ये थोड़े से याद रख लेना। और इसमें एक चीज गौर करोगे आप तो यहाँ पे आपका वो पॉइंट आया है जिसको आपने माना है कि वो केंद्र बना रहा है। यहाँ पे वो पॉइंट आया जो उसका प्रतिलोम था, उसका प्रतिलोम था। तो यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला सेट हो गया, एक फॉर्मूला सेट हो गया कि W बराबर, और ये फॉर्मूला चारों में काम कर जाएगा, W बराबर Z माइनस वह बिंदु, क्षेत्र का बिंदु जो W बराबर 0 पर प्रतिचित्रित हो रहा है। और वो कोई भी बिंदु लिया जा सकता है।
जिसको हम अल्फा कह रहे हैं, बटा जेड माइनस अल्फा का प्रतिलोम। अल्फा का जो प्रतिलोम है फिर वो आएगा, और इंटू ई की पावर आइटा लैम्डा। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपके चारों रूपांतरण पे काम करेगा। यह फॉर्मूला चारों रूपांतरणों पे काम करेगा। रूपांतरण चाहे कोई भी हो, वो चारों, चाहे रियल पार्ट वाला हो, इमेजिनरी पार्ट वाला हो, रियल पार्ट वाले दो हैं, इमेजिनरी पार्ट वाले दो हैं, तो वो कोई भी चारों ले लो, चारों पे ये फॉर्मूला काम करेगा। बस पता करना पड़ेगा भाई सबका बिंदु, तो जो क्षेत्र का बिंदु होगा वो अल्फा होगा, उसका प्रतिलोम जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। प्रतिलोम के मामले में दिक्कत आ जाती है, प्रतिलोम वाले मामले में दिक्कत आ जाती है। देखो इस मामले में, इमेजिनरी वाले पार्ट वाले मामले में तो एक ही काम कर जाता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का क्षेत्र हो, चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, या लेस देन हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती। अल्फा अगर पॉइंट है तो उसका प्रतिलोम अल्फा का संयुग्मी होता है। तो इनमें तो ये सुख है, इनमें इनका प्रतिलोम अल्फा का संयुग्मी होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0 ले लोगे तो क्षेत्र नीचे आ जाएगा, क्षेत्र नीचे आ जाएगा तो प्रतिलोम ऊपर चला जाएगा, तो वो वही होगा। अगर यहाँ अल्फा लोगे तो वो अल्फा का संयुग्मी होगा। इसमें तो एक जैसा काम करता है। अब वो जो दूसरे वाला होता है रियल पार्ट वाला, ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, इस केस में आपका प्रतिलोम, अगर बिंदु अल्फा है तो उसका प्रतिलोम होता है माइनस अल्फा का संयुग्मी। माइनस अल्फा का संयुग्मी ऐसा क्यों होता है, आज एक बार देख लेते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 ले लेता हूं, रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, तो आपका ये क्षेत्र हो गया। इस बार आपकी बाउंड्री ये है, इस बार बाउंड्री ये है, और बाउंड्री ये होने की वजह से जब भी आप पॉइंट लोगे, आपने यहां अल्फा लिया तो उसका प्रतिलोम इधर आएगा, इस साइड में। तो अगर मैं यहाँ पे ए कोमा बी लेता हूं, तो ये ए कोमा बी इधर आके माइनस ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइनस ए कोमा बी हो जाएगा। पिछली बार ए कोमा माइनस बी हो गया था क्योंकि नीचे की तरफ गए थे, नीचे की तरफ जाते ही एक्स का मान तो वही रह गया था लेकिन वाई का मान माइनस का हो गया था। इस बार हम बाएं या दाएं जाएंगे, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 होगा तो वो इधर होगा, तो उसका प्रतिलोम इधर होगा, या रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0 होगा तो वो इधर होगा, प्रतिलोम उधर होगा। तो इनमें इस बार आपका जो ए है, आपका जो एक्स है वो नेगेटिव होगा, वाई तो वही रह जाएगा क्योंकि हो तो आप ऊपर ही, ऊपर ही लेफ्ट से राइट जाने पे आपका वाई का मान तो वही रह जाता है। जो चेंज होता है वो एक्स का मान, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो माइनस ए बी आ गया, तो आपका अल्फा डैश आया माइनस ए प्लस आइटा बी। अब इसका क्या संबंध है अल्फा के साथ वो देखें। तो अगर मैं अल्फा का संयुग्मी कर दूं, अल्फा का संयुग्मी करते ही हो जाएगा ए माइनस आइटा बी, हो गया। फिर मैं इसको माइनस से गुणा कर दूं तो ये जाएगा माइनस ए प्लस आइटा बी, यानी मेरा अल्फा डैश बन जाएगा। तो इस केस में अल्फा डैश जो होगा, जो प्रतिलोम होगा, वो माइनस अल्फा का संयुग्मी होगा, माइनस अल्फा का संयुग्मी। ठीक है, तो इस केस में होगा कि इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से इनका रूपांतरण तो ये बनेगा, W बराबर Z माइनस अल्फा बटा Z माइनस अल्फा का संयुग्मी e की पावर आइटा लैम्डा, और इन सवालों के लिए बनेगा W बराबर Z माइनस अल्फा बटा Z माइनस माइनस प्लस अल्फा का संयुग्मी e की पावर आइटा लैम्डा। इनका रूपांतरण ये बनेगा, यहाँ पे इनके लिए, इन दोनों के लिए ये बनेगा, उन दोनों के लिए ये बनेगा। अभी सोचो कि इन दोनों के लिए सेम कैसे बन गया। इन दोनों के लिए सेम इसलिए बन गया कि दोनों की शर्तें एक जैसी है। हाँ लेकिन याद रखिएगा अल्फा अलग अलग है। इस केस में अल्फा जो है ना, अल्फा पे धोखा मत खाइए, अल्फा अलग है। जब ये वाला पार्ट होगा तो अल्फा इस वाले क्षेत्र से आएगा, और जब ये लोगे तो अल्फा इस वाले क्षेत्र से आएगा, इसलिए अल्फा बदल जाएगा।
जैसे यहाँ जो ये रहा इमेजनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, इमेजनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0। इस टाइम पे आप अल्फा लोगे तो यहाँ से लोगे, और इस केस में जब अल्फा लोगे तो आप यहाँ कहाँ से लोगे, मतलब नीचे से लोगे, तो अल्फा चेंज आएगा, अल्फा में चेंज आएगा, क्योंकि उस समय अल्फा जो होगा वो आपका यहाँ से आएगा और उस समय अल्फा नीचे वाले से आएगा। अब एक चीज आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से ले रहे हैं, एक चीज आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसका डिफरेंस तो होगा ही होगा। क्वाड्रेंट का फर्क है तो अंतर बड़ा ही अंतर है फिर तो एक तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 में आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से कुछ ले रहे हैं, और इसमें आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से ले रहे हैं, तो ये अल्फा का अंतर आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला चाहे एक हो लेकिन अल्फा अलग अलग है, अल्फा अलग अलग है, इस वजह से वो फॉर्मूला देखने में एक लिख रहा है लेकिन जब यूज करोगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अलग अलग जगह से आ रही है। ठीक है ना, तो वो दो फॉर्मूले हैं ना कि एक। तो ये समझ में आ गया। अब एक सर्कल वाला और ले लेते हैं ताकि डन हो जाए। एक सर्कल का और ले लेते हैं, डिस्क का डिस्क में रूपांतर ले लेते हैं, डिस्क का डिस्क में रूपांतरण। वैसे ये रूपांतरण मैंने पिछली बार करवाए हुए हैं, पिछली बार देखे होंगे आपने, लास्ट टाइम ये रूपांतरण मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, चलो इसमें ले लेते हैं एक Z डिस्क है इकाई त्रिज्या की, उस डिस्क का रूपांतरण करना है इकाई त्रिज्या के डिस्क में, इकाई त्रिज्या की डिस्क का इकाई त्रिज्या की डिस्क में रूपांतरण करना है, इकाई त्रिज्या की डिस्क का इकाई त्रिज्या की डिस्क में रूपांतरण करना है, और वो द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात करना है जो ऐसा कर रहा है। वो द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात करना है जो ऐसा कर रहा है, मतलब इस डिस्क को इस डिस्क में रूपांतरित कर रहा है। ये है आपकी डिस्क, इकाई त्रिज्या की डिस्क, परिधि के बिंदु भी शामिल है और अंदर के बिंदु भी शामिल है। ये हो गया। अब हमें इसको रूपांतरण करना, पता करना है कि वो कौन है जो ऐसा कर रहा है, कौन है जो ऐसा कर रहा है। तो अब फिर से वही विज्ञान काम करेगा जो पहले बनाया था, तीन शर्तें बनाएंगे। पहली शर्त बनाएंगे कि कोई पॉइंट है जो आगे जाके केंद्र बना रहा है, कोई पॉइंट है जो कि केंद्र बना रहा है, तो z बराबर अल्फा वो पॉइंट है जो w बराबर 0 बना रहा है। नंबर ए कंडीशन, कंडीशन नंबर एक, z बराबर अल्फा कोई पॉइंट है जो कि आगे जाकर सर्कल का केंद्र बना रहा है, पहली शर्त। शर्त नंबर दो, वृत्त के बाहर इसका प्रतिलोम बिंदु लेंगे जो उसके प्रतिलोम पर रूपांतरित होगा। अब सर्कल में प्रतिलोम बिंदु निकालना और रेखा में निकालने का तरीका अलग होता है। वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु जो निकलता है वो उसी रेखा पर होता है जिस रेखा पर वो बिंदु है, और होता अलग तरीके से, 1/अल्फा का संयुग्मी। वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु जो हमने पहले पढ़ा है, वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु, तो वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु निकालोगे तो अल्फा डैश बराबर होगा वो जो अल्फा पॉइंट है जिसका प्रतिलोम निकाल रहे हैं 1/अल्फा का संयुग्मी होगा। तो z बराबर 1/अल्फा का संयुग्मी यानी अल्फा डैश, अल्फा का प्रतिलोम जो कि अल्फा के हिसाब से 1/अल्फा का संयुग्मी होगा, उसका रूपांतरण w बराबर 0 के प्रतिलोम पे होगा यानी अनंत पे होगा।
इसका रूपांतर अनंत पे होगा। ये 2। एक तीसरी कंडीशन और चाहिए होगी। तीसरी, परिधि परिधि बनाएगी, परिधि परिधि बनाएगी। अगर परिधि परिधि बनाती है तो परिधि पर प्रत्येक बिंदु परिधि पे ही कहीं ना कहीं जाएगा। परिधि का बिंदु परिधि पे ही कहीं जाएगा, चाहे कहीं जाए। तो परिधि का बिंदु है, इस बात का कंफर्मेशन है कि इसका परिमाण 1 होगा, मापांक 1 होगा। मापांक 1 होगा तो मतलब परिधि का बिंदु है। अब परिधि का बिंदु परिधि पे जा रहा है तो यहाँ पे भी जिस पे भी गया होगा उसका मापांक भी 1 होगा, उसका मापांक भी 1 होगा। तो तीसरी शर्त ये लगा देंगे कि जब किसी बिंदु का मापांक 1 है तो उसका रूपांतरण भी उसी बिंदु में होगा जिसका मापांक 1 है। मतलब परिधि का बिंदु बनेगा, परिधि का बिंदु बनेगा। और जब इन चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। लेकिन थोड़ा सा चेंज है, लास्ट वाली कंडीशन, तीसरी कंडीशन जो है ना वो चेंज है, इसलिए थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, हल्का सा। शुरुआत वाली 2 शर्तें तो वही है, तीसरी वाली फर्क है। तीसरी वाली पिछली बार क्या थी, z बराबर 0 पर w का मापांक बराबर 1। इस बार है z का मापांक 1 तो w का मापांक 1। इस वजह से, इस माइनर फर्क की वजह से कंडीशन में हल्का सा बदलाव आ जाएगा। w बराबर हो जाएगी आपके पास z माइनस अल्फा बटा अल्फा का स्विग्मी z माइनस 1 e की पावर आइटा लैम्डा। ये रूपांतरण हो जाएगा। z माइनस अल्फा बटा अल्फा का स्विग्मी बटा z माइनस 1। ये तीसरी शर्त अगर आप चेंज कर दो उसमें तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम करवाया हुआ उसको देख लेना अगर डाउट हो तो, और नहीं तो याद रखने वाली चीज है, व्युत्पत्ति में समय क्यों बर्बाद करें। वैसे होती इंटरेस्टिंग चीजें, ये बात है। कॉम्प्लेक्स की सबसे खास बात, कॉम्प्लेक्स के 1-2 दिन आगे बढ़ने का जो कारण है वो ये भी है कि चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है ना। अच्छे अच्छे आप कलर चित्र बनाते हैं, अच्छे अच्छे, मतलब ये मान रखा वो रखा, तो एक थोड़ा सा जैसे इलुस्ट्रेशन टाइप का होता है, डायग्राम टाइप की चीजें मिलती है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मली हमारे जो गणित में हम और चीजें पढ़ते हैं उसमें चित्र नहीं होते, है ना। चित्र नहीं होके समीकरण 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 चलते हैं, तो समीकरण समीकरण थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। यहाँ पे आपको एक मिक्स टाइप का जो है ना शेक मिलता है, शेक टाइप से मिलता है, तो थोड़ा सा आप समीकरण भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा डायग्राम भी बनाते हैं, ये व्रत वो व्रत ये रेखा, है ना। तो महाराज यहाँ का ना चित्र बनाना भी यहाँ पसंद है ना, थोड़ा और मजो बढ़ जाए कि हाँ ठीक है चलो मस्त सा गोला बनाते हैं, मस्त से उसमें कलर भरते हैं और तो थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो ये हो गया हमारा एक और। अब एक लास्ट एंड कर देते हैं इसको, अंत, एक अंतिम और ले लेते हैं कि अगर मान लो त्रिज्या 1 ना हो, त्रिज्या 1 ना हो, त्रिज्या रो हो और उसे रूपांतरित करवाना हो ऐसे सर्कल में, ऐसी डिस्क में जिसकी त्रिज्या रो डैश हो, तब रूपांतरण क्या होगा। तो हल्का सा परिवर्तन आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही आएगा। W बराबर z माइनस अल्फा बटा अल्फा का संयुग्मी z रो स्क्वायर इंटू रो रो डैश। एक मिनट में देख लेता हूं। हाँ ठीक है, रो रो डैश e की पावर आइटा लैम्डा। ये रूपांतरण होता है अगर सर्कल की त्रिज्याएं एक ना हो बल्कि रो रो डैश हो, मतलब अलग अलग त्रिज्याएं हो, तो फिर इसका रूपांतरण ऐसा होता है। बल्कि अब सवाल और भी हो सकते हैं, एक सवाल और बन सकता है, अगर केंद्र 0 0 ना हो कुछ और हो तो फिर कुछ और हो तो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन फिर वही है, सीमाएं क्यों लाएंगे, गणित है, खत्म तो कभी होती ही नहीं है, सवाल बनते रहते हैं, उसके जवाब आते रहते हैं, फिर नए सवाल के नए जवाब आते हैं, फिर जवाबों पे सवाल आते हैं और वो चीज मूव ऑन होती रहती है। लेकिन फिर वही है कि हमें सीमाएं तय करनी है कि ठीक है हम इतना ही वहन करेंगे
इससे ज्यादा वहन नहीं करेंगे, है ना। दुनिया में बहुत है, लेकिन हमारा सब्र यहीं तक था, बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, अगर पीएचडी वीएचडी करने गए, रिसर्च करने गए, तो जरूर इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसमें और अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे विश्राम देते हैं। सही है, ये ठीक रहेगा। एक मोड़ पे ले जाके इसको छोड़ देंगे, भाई ठीक है, इतना ही भाई, इतना ही साथ था हमारा, दोबारा मिलेंगे। ठीक है ना। अब हम आगे जो स्टार्ट करेंगे, हाँ कहीं छोड़ना ही पड़ेगा। तो देखो मैथ्स की एक चीज ये है, मैथ में कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म हो ही नहीं सकती। अब ये हो जाए तो ये हो जाए तो बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। कोई ब्रांच शुरू हुई है खत्म हुई है ऐसा कभी होता ही नहीं है गणित में। वो चलते रहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल आते रहते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर यूं हो जाए तो, अगर वैसे हो जाए तो। बिल्कुल है, हो सकता है, और जिसको हो सकता है उसके जवाब भी होंगे, और जो जवाब आएंगे फिर उनसे भी सवाल आएंगे। तो वो लगातार यूं ही ब्रांच आगे बढ़ती चली जाती है। जवाब आते हैं, फिर सवाल आते हैं, जवाबों पे सवाल आते हैं, सवालों पे जवाब आते हैं, जवाबों पे सवाल आते हैं, और गणित यूं ही लगातार विकसित। साइंस का काम यही है, साइंस का बढ़ने का कारण यही है कि सवाल आते हैं, जवाब आते हैं, जवाबों पे सवाल आते हैं, फिर सवालों पे फिर जवाब आते हैं, और ये मूव ऑन होता रहता है। सवाल ज्यादा आते हैं, जवाब फिर भी कम आते हैं, तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। अगर खाली मान लीजिए जवाब ज्यादा आते, सवाल कम बनते, तो फिर वो वहीं ब्रांच खत्म हो जाती। तो बढ़िया ये है कि यहाँ पे जवाब से ज्यादा सवाल आते हैं, तो जितने सवाल आते हैं वो उतना उसको बढ़ाते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा वेक्टर कैलकुलस, मतलब सदिश कलन।